हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप लोग बहुत ही खुश होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे बहुत अच्छे तरीके से। तो आज के वीडियो में हम लोग शुरू करने वाले हैं क्लास 12th का पहला चैप्टर, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स। मतलब कि ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, ये लेक्चर किसके लिए, ये जो चैप्टर है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, हम लोग क्लास 12th का पहला चैप्टर कर रहे हैं। और हम आप लोगों को ये बताना चाहते हैं कि ये क्लास जो है, जो बच्चा अभी 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 क्लास 11th से 12th में गया, यानी कि अभी अभी उसको 12th का बोर्ड देना है, उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। जिसको बीसीईसी देना है उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। और जिसको बोर्ड के साथ बीसीईसी देना है उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। और जिसको पारा मेडिकल का एग्जाम देना है उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। मतलब कि 12th से रिलेटेड जो भी एग्जाम होता है उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर। अब बात करते हैं कि बीसीईसी में कितना मार्क्स का ये चैप्टर वेटेज देता है। देखिए, बीसीईसी में टोटल 100 क्वेश्चन आते हैं फिजिक्स से ये चैप्टर से कम 8 से 12 क्वेश्चन आना तय है। मतलब कि बीसीईसी में 8 से 12 क्वेश्चन आएगा इस चैप्टर से। तो मतलब कि 32 से लेके 48 मार्क्स ये चैप्टर आपको दे सकता है। उसके बाद अब रहा क्लास 12th बोर्ड का बात। तो बोर्ड में लगभग 10 नंबर आपको मिल जाएगा इस चैप्टर से। अब 10 नंबर कैसे मिलेगा? एमसीक्यू भी आ सकता है, 3 नंबर वाला भी क्वेश्चन आ सकता है, 5 नंबर वाला, मतलब कि कुछ भी आ सकता है। सब मिला के आपको 10 नंबर ये चैप्टर देगा। तो समझ लीजिए आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर। तो चलिए इस चैप्टर को शुरू करते हैं। कॉपी कलम निकाल लीजिए, ऐसे नहीं कि मतलब बैठ गए टेबल पे खेत में, मतलब भैंस पे बैठ के देख रहे हैं, ऐसे नहीं करना है। कॉपी कलम निकाल के टेबल कुर्सी पे बैठ के आपको लेक्चर देखना है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। पहला टॉपिक है चार्ज। चार्ज होता क्या है? देखिए, लिखा हुआ है कि प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जेक्ट बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच इट अप्लाई और एक्सपीरियंस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। देखिए, चार्ज यानी कि आवेश, शुल्क नहीं है। शुल्क मतलब वो वाला चार्ज होता है, ये है आवेश। चार्ज यानी कि आवेश, वस्तु का वह गुण जिसके आधार पर वह हमारे अनुभव विद्युत चुंबकीय प्रेक्षण पर लागू होता है। देखिए, इससे डरना नहीं। इसको देख के हम पढ़ दिए, आप लोग देख के थोड़ा घबरा गए होंगे। देखिए, कुछ नहीं है। चार्ज एक बॉडी का ऐसा प्रॉपर्टी है जिसके कारण वह दूसरे पे भी लगा सकता है और खुद पे भी लगा सकता है। क्या चीज? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। यानी कि इलेक्ट्रिक फोर्स भी और मैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रिक मतलब विद्युत वाला फोर्स, और विद्युत हो गया, और मैग्नेटिक मतलब चुंबकीय। किसी भी बॉडी का वो ऐसा गुण है, क्या चीज? चार्ज। चार्ज किसी भी बॉडी का ऐसा गुण है जिसके कारण वह दूसरे पे लगा सकता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, या फिर खुद पे भी एक्सपीरियंस कर सकता है। क्या चीज? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। बस इतना है। अब चार्ज को अगर क्वेश्चन में दे दिया होगा कि बॉडी का चार्ज इतना कूलम है, इतना ये है वो है, तो आप समझेंगे कैसे चार्ज क्या होता है? देखिए, चार्ज का डेफिनेशन तो समझ लिए, लेकिन चार्ज का सिंबल होता है। सिंबल ऑफ चार्ज जो होता है वो क्यू होता है। स्मॉल क्यू बोलिए, कैपिटल क्यू बोलिए, कोई दिक्कत नहीं। चार्ज का सिंबल क्यू होता है। अब बात रहा चार्ज का ऐसा यूनिट क्या है। जैसे देखिए, आपसे कोई पूछेगा कि आपका वेट कितना है, तो आप बोलिएगा ना 50 केजी, 60 केजी। तो मतलब कि 50 के साथ एक और चीज लगाएं, केजी। तो मतलब केजी क्या है? वेट का यूनिट है। उसी तरह चार्ज का भी कुछ यूनिट होता होगा। ऐसे थोड़े बोलेंगे कि 50 चार्ज है, 100 चार्ज है। मोबाइल में देख के बोलते हैं कि 100% चार्ज हो गया, 30% चार्ज हो गया, वो अलग चार्ज है। ये चार्ज अलग है। ये चार्ज क्या हम बताते हैं। इस चार्ज का ऐसा यूनिट होता है कूलम। चार्ज का ऐसा यूनिट क्या होता है? कूलम। कूलम को जो है सी से डिनोट करते हैं। कूलम को किससे डिनोट करते हैं? सी से। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, लिखा हुआ भी है कि ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम, और कूलम को डिनोट करते हैं सी से। कूलम इज डिनोटेड बाय सी। तो चार्ज जो है एक स्केलर क्वांटिटी है। अभी अभी जस्ट आप लोग को वीडियो मिला होगा स्केलर वेक्टर वाला चैप्टर का, तो उसी में चार्ज जो है स्केलर क्वांटिटी होता है। इसके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड ही होता है।
बता देना कि स्केलर क्वांटिटी ऐसा क्वांटिटी है जिसके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड यानी कि परिणाम होता है, और वेक्टर क्वांटिटी ऐसा क्वांटिटी है जिसके पास मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होता है। चार्ज क्या स्केलर क्वांटिटी जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। इसका मैग्नीट्यूड होता क्या है, तो मैग्नीट्यूड हमको दिया रहेगा क्वेश्चन में, फिर हमको निकालना रहेगा। ठीक। अब देखिए, अगर क्वेश्चन में ऐसे दिया रहेगा Q इक्वल टू 5C, इसका मतलब क्या हुआ, Q मतलब क्या है चार्ज, Q मतलब चार्ज, C मतलब कूलम। इसका मतलब ये समझेंगे कि चार्ज इक्वल टू 5 कूलम दिया हुआ है, बस सिंपल बात है। क्यू किसका सिंबल है, चार्ज का, सी किसका सिंबल है, कूलम का। कूलम है क्या, चार्ज का ऐसा यूनिट है। चलिए हो गया, आगे बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन है, देखिए नीचे वाले पे मत जाइए, ऊपर वाला ये क्वेश्चन देखिए। हाउ डज ए बॉडी अटेन एनी चार्ज, देखिए ये हम बताते हैं आपको। क्वेश्चन ये कह रहा है कि किसी भी बॉडी पे चार्ज कैसे आ सकता है, या फिर कोई बॉडी कैसे चार्ज हो जाता है। मतलब सिंपल बात है कि कोई बॉडी, जैसे कि ये पेन है, इसको चार्ज करना है तो कैसे चार्ज कर सकते हैं। मेरे हाथ में मोबाइल है, मोबाइल को चार्ज करना है तो कैसे कर सकते हैं, इसको बोर्ड में लगा देंगे, वो अलग चार्ज हुआ। लेकिन अगर हमको कोई चीज को चार्ज करना है तो कैसे चार्ज कर सकते हैं वो हम सिखाते हैं। देखिए होता क्या है कि ये भी बॉडी है, कोई भी, चलिए एक आयरन का लोहा का रॉड ले लीजिए, छोटा सा एक लोहा का रॉड ले लीजिए। इसको तोड़ना है, इसको ऐसे तोड़िए, मतलब तोड़ते जाइए तोड़ते जाइए तोड़ते जाइए, जब तक नहीं उसका सबसे छोटा पार्ट आ जाता है तब तक तोड़ते जाइए। तो तोड़ते तोड़ते इसका एक छोटा सा ऐसा ऐसा दिखेगा, एक पॉइंट जैसा एक चीज दिखेगा, उसी को बोलते हैं एटम। एटम क्या होता है, किसी भी एलिमेंट का सबसे छोटा पार्ट एटम होता है। एटम से बहुत सारा एटम एटम मिलके ही क्या बना दिया, ये पूरा आयरन का रॉड बना दिया। तो, तो किसी भी सब्सटेंस किस चीज से मिलके बना होता है, एटम से मिलके बना होता है। अब एटम दिखता कैसा, एटम यानी कि परमाणु। एटम दिखता कैसा है कि बीच में प्लस चार्ज रहता है, और उसके चारों ओर जो है माइनस चार्ज घूमते रहता है। माइनस चार्ज को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन। मतलब इलेक्ट्रॉन माइनस चार्ज को नहीं बोलते, इलेक्ट्रॉन इसका एक फंडामेंटल पार्टिकल है जिसपे निगेटिव चार्ज रहता है, और बीच में रहता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज रहता है और न्यूट्रॉन पे जीरो चार्ज रहता है, यानी कि न्यूट्रल रहता है। तो अब मान लेते हैं ये एटम है, इसको चार्ज कैसे करना है। देखिए हम बताते हैं, आप लोग ध्यान से सुनिए। किसी भी चीज को चार्ज करना है तो अगर पॉजिटिव चार्ज करना है तो इसको प्लस दे देंगे। आपके मन में यही आ रहा होगा कि अगर पॉजिटिव चार्ज करना है तो बीच में जो प्लस है, चार को प्लस दे देंगे तो पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, और नेगेटिव चार्ज करना है तो चार को माइनस दे देंगे, नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। देखिए होता क्या है कि कोई भी एटम है, उसमें इलेक्ट्रॉन होता है, उसके चारों ओर घूमता है, और बीच में प्रोटॉन होता है। तो किसी भी एटम से प्रोटॉन हम नहीं निकाल सकते, कुछ भी करेंगे लेकिन प्रोटॉन नहीं निकलेगा। अब निकाल क्या सकते हैं फिर, तो फिर हम सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन को ही निकाल सकते हैं। किसी भी एटम से हम क्या निकाल सकते हैं, सिर्फ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन नहीं निकाल सकते। पहले लिख लीजिए आप लोग, इलेक्ट्रॉन पे जो है चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इसी को चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन को ई बोल देते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को ई से डिनोट करते हैं, इलेक्ट्रॉन के चार्ज को सिर्फ ई बोल देते हैं। चार्ज ऑन प्रोटॉन वो सेम होता है, बस यहाँ प्लस लग जाएगा, +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब आप लोग एक बात बताइए, कोई एटम है जिसपे 5 गो इलेक्ट्रॉन है और 5 गो प्रोटॉन है, तो उस पे चार्ज कितना होगा, बताइए। एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन एक दूसरे को कैंसिल कर रहा है, क्योंकि जितना ये प्लस है उतना ही ये माइनस है। इसका मतलब 10 गो प्रोटॉन होगा और 10 गो इलेक्ट्रॉन होगा, तो 10 प्लस चार्ज होगा और 10 गो माइनस चार्ज, दोनों मिला के तो जीरो हो जाएगा। तो इसका मतलब किसी भी चीज पे चार्ज करना है तो प्रोटॉन ज्यादा रहेगा तो प्लस चार्ज हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा तो माइनस चार्ज हो जाएगा। बात तो यही है ना। अब यहाँ पे आइए, यहाँ पे हम कह रहे हैं इसको प्लस चार्ज करना है, तो प्लस चार्ज करना है तो क्या करेंगे, ज्यादा प्रोटॉन दे देंगे तो प्लस चार्ज हो जाएगा। लेकिन अभी अभी हम बताए कि किसी भी चीज को चार्ज करना है तो प्रोटॉन हम नहीं निकाल सकते, या तो इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं या तो इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं। तो पॉजिटिव चार्ज करना है तो क्या करेंगे, बताइए जल्दी, आप लोग खुद सोचिए। हम इस पेज में आपको बताते हैं। मान लीजिए कोई एटम है, एटम होता ऐसा ही है, लेकिन हम जो है ऐसा बना के आपको दिखा रहे हैं समझाने के लिए, ये मत समझ लीजिएगा कि ऐसा ही एटम होता है। अब उसमें 5 गो प्लस चार्ज है, ठीक, और 5 गो प्लस चार्ज और 5 गो माइनस चार्ज है। तो इसका मतलब इसमें नेट चार्ज कितना है,
नेट चार्ज कितना हो गया, जीरो हो गया। 5 गो प्लस 5 गो माइनस सब मिला के क्या जीरो हो गया। लेकिन अगर हमको इसको माइनस चार्ज करना है, मतलब कि हम बोल रहे हैं कि -2 चार्ज इस पे करना है, तो इसका मतलब कि इस पे 2 गो माइनस ज्यादा होगा तो -2 हो जाएगा ना। देखिए, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस ये सब तो खत्म हो जाएगा, बचा क्या एक्स्ट्रा में 2 गो माइनस। चलिए, ये तो हम समझ गए, किसी भी चीज को माइनस चार्ज करना है तो उसमें इलेक्ट्रॉन दे देंगे, क्योंकि अभी अभी हम बताए किसी भी चीज से हम इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं या फिर ले सकते हैं, लेकिन प्रोटॉन को हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो इस पे अगर हम 2 गो इलेक्ट्रॉन दे देंगे तो क्या हो जाएगा, 2 चार्ज एक्स्ट्रा आ जाएगा। लेकिन अब हम बोल रहे हैं हमको पॉजिटिव चार्ज करना है। पॉजिटिव चार्ज करना है तो क्या करेंगे बताइए। 2 गो प्लस दे देंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, लेकिन प्लस तो हम दे नहीं सकते हैं, तो करेंगे क्या, करेंगे क्या बताइए। तो हम ये करेंगे, उसमें से 2 गो माइनस को निकाल लेंगे। जब 2 गो माइनस को हम निकाले तो क्या बचा, 2 गो प्लस चार्ज एक्स्ट्रा बचा। तो इसका मतलब हम क्या समझे कि अगर इलेक्ट्रॉन देंगे तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, और इलेक्ट्रॉन ले लेंगे तो पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। सिंपल बात है, सिंपल। देखिए, सिंपल ये समझिए, किसी भी चीज को चार्ज करना है तो या तो इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं या इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं। किसी भी चीज को चार्ज करना है या तो इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं या तो इलेक्ट्रॉन उसमें से निकाल सकते हैं। अब इलेक्ट्रॉन देंगे तो क्या होगा, नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, और इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, क्योंकि अभी हम बताएं इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव, और प्रोटॉन पे पॉजिटिव। अब किसी भी चीज पे इलेक्ट्रॉन देंगे तो वो नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, और किसी भी चीज से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन आप ये बताइए, सिंपल बात आप ये बताइए, किसी भी चीज को चार्ज करना है तो क्या करेंगे, किसी भी चीज को चार्ज करना है तो क्या करेंगे, तो उसमें या तो इलेक्ट्रॉन देंगे या तो इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, सिंपल। अब किसी भी चीज को पॉजिटिव चार्ज करना है तो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे, और किसी भी चीज को नेगेटिव चार्ज करना है तो इलेक्ट्रॉन दे देंगे। सिंपल बात है, यहाँ पे लिखा देते हैं। ये मान लीजिए कोई चीज है, इसको चार्ज करना है, तो या तो इलेक्ट्रॉन देंगे या तो इलेक्ट्रॉन उसमें से निकालेंगे। जब इलेक्ट्रॉन हो गया ये बात। अब किसी भी चीज है, इसमें अगर इलेक्ट्रॉन देंगे तो ये कैसा हो जाएगा, निगेटिव चार्ज। और किसी भी चीज में से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। सिंपल बात है, चार्ज करना है तो या तो इलेक्ट्रॉन देंगे, टू चार्ज एनी ऑब्जेक्ट। किसी भी वस्तु को हमको चार्ज करना है तो या तो इलेक्ट्रॉन देंगे या तो इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। अब नेगेटिव चार्ज करना है तो इलेक्ट्रॉन देंगे, और पॉजिटिव चार्ज करना है तो इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे। सिंपल बात है ये, लिख लीजिए। अब एक और इंटरेस्टिंग बात बताते हैं। अब मानिए इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का कुछ ना कुछ वजन तो होगा, क्या वजन होगा वो हम नहीं पूछ रहे हैं, कुछ ना कुछ वजन तो होगा ना। अब किसी भी चीज को निगेटिव चार्ज कर रहे हैं, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, इलेक्ट्रॉन देंगे तो इसका वजन बढ़ेगा ना। किसी भी देखिए, सिंपल बात है, कंफ्यूज नहीं होना है। इलेक्ट्रॉन जाएगा किस, सिंपल बात पहले ये बताए, इलेक्ट्रॉन के पास वजन होता है ना। क्या वजन होता है ये बात नहीं है, बात ये है कि वजन कुछ ना कुछ होता है। अब इलेक्ट्रॉन के पास वजन होता है, किसी भी चीज पे इलेक्ट्रॉन देंगे तो उस चीज का वजन तो बढ़ जाएगा ना। मानिए कि पेन का कुछ ना कुछ वजन है, अब मेरे हाथ में पेन आया, मेरा वजन कुछ था, ऊपर से हम पेन ले लिए तो मेरा वजन बढ़ेगा ना, भले थोड़ा सा बढ़े लेकिन बढ़ेगा ना। उसी तरह इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है, और इलेक्ट्रॉन का कुछ ना कुछ मास होता है। अब इलेक्ट्रॉन किसी में देंगे तो इसका मास तो बढ़ जाएगा, और इलेक्ट्रॉन किसी से निकालेंगे तो इसका मास घट जाएगा। तो सिंपल बात है, अब किसी भी चीज को निगेटिव चार्ज करते हैं तो उसका मास क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, और किसी भी चीज को पॉजिटिव चार्ज करते हैं तो उसका मास घट जाता है। किसी भी चीज में इलेक्ट्रॉन देंगे तो निगेटिवली चार्ज हो जाएगा, और उसका क्या हो जाएगा, मास इंक्रीज हो जाएगा, मास बढ़ जाएगा। अब किसी भी में से इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे तो क्या होगा, पॉजिटिवली चार्ज, और इसका मास क्या हो जाएगा, घट जाएगा। सिंपल बात है, इसको लिख लीजिए आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब देखिए चार्ज कितने टाइप का होता है। अभी बताएं, चार्ज दो टाइप का होता है, एक पॉजिटिव चार्ज होता है, एक नेगेटिव चार्ज होता है। आप लोग को लगता होगा कि चार्ज तो तीन टाइप का होता है, एक पॉजिटिव चार्ज, एक नेगेटिव चार्ज, एक न्यूट्रल चार्ज। देखिए न्यूट्रल कोई चार्ज नहीं होता है, पहले ये देख लीजिए, जान लीजिए। चार्ज दो ही टाइप का होता है, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। न्यूट्रल चार्ज नहीं होता। अगर किसी भी चीज पे चार्ज जीरो है तो उसको बोलेंगे न्यूट्रल चार्ज। न्यूट्रल, न्यूट्रल चार्ज भी नहीं बोलेंगे, बस बोलेंगे वो न्यूट्रल है। तो चार्ज दो ही टाइप का होता है, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। चार्ज को पॉजिटिव करना है तो क्या करेंगे? पॉजिटिव चार्ज करना है तो क्या करेंगे? उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। तो पॉजिटिव चार्ज करना है तो क्या करेंगे? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। नेगेटिव चार्ज करना है तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। चलिए, पॉजिटिव चार्ज करेंगे तो मास क्या हो जाएगा? घट जाएगा। और नेगेटिव चार्ज करेंगे तो मास बढ़ जाएगा। अच्छा, आप एक बात बताइए, पॉजिटिव चार्ज मतलब क्या होता है? प्रोटॉन पे जितना चार्ज है, प्रोटॉन पे कैसा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। देखिए पॉजिटिव चार्ज और प्रोटॉन का चार्ज सेम बात नहीं है। हम प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है इसीलिए इसका एग्जाम्पल यहाँ दे रहे हैं। ऐसा नहीं कि पॉजिटिव चार्ज का मतलब प्रोटॉन ही होता है, नहीं। नेगेटिव चार्ज का मतलब इलेक्ट्रॉन ही होता है। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है ये हम मानते हैं, लेकिन और भी चीज पे तो होता है। ऐसा सिर्फ थोड़े कि सिर्फ इलेक्ट्रॉन पे ही होता है या फिर सिर्फ प्रोटॉन पे पॉजिटिव होता है। इसीलिए पॉजिटिव चार्ज का एग्जाम्पल देते हैं, चार्ज ऑन प्रोटॉन। इसका चार्ज का वैल्यू होता है +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। नेगेटिव चार्ज होता है, एग्जाम्पल दे देते हैं, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। तो इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है। नेगेटिव चार्ज बहुत चीज पे हो सकता है, लेकिन हम एग्जाम्पल देके इलेक्ट्रॉन पे होता है नेगेटिव चार्ज। इसका वैल्यू होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इसको लिख लीजिए। हो गया। अब आप लोग से एक बात पूछते हैं। हाँ देखिए, किसी भी मानिए एटम है, एटम को हमको चार्ज करना, तो चार्ज करना या तो इलेक्ट्रॉन देंगे या तो इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। ई पे माइनस इसलिए लगाते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज होता है। माइनस लगाए नहीं लगाए वो अलग बात है। लगा रहेगा तो भी ठीक है, नहीं लगा रहेगा तो भी ठीक है। लेकिन अगर आपको लिखना है तो आप लगा के लिखिए, ज्यादा सही रहेगा। तो बात ये था कि किसी भी चीज को चार्ज करना है या तो इलेक्ट्रॉन देंगे या तो इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। अब इसके पास नेट चार्ज मान लेते हैं जीरो है, 5 गो प्रोटॉन है, 5 गो इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5। ठीक। अब इसमें हमको इलेक्ट्रॉन चार्ज करना है, इसको इसको चार्ज करना है तो क्या करेंगे? या तो इलेक्ट्रॉन देंगे या तो इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। इलेक्ट्रॉन जब देंगे या फिर निकालेंगे तो ऐसा होगा कि 1.5 गो इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, 3.5 गो इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, ऐसा होगा? नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। या तो हम 1 इलेक्ट्रॉन देंगे, 2 इलेक्ट्रॉन देंगे, 3 इलेक्ट्रॉन देंगे, 4 इलेक्ट्रॉन देंगे, या फिर निकालेंगे तो 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 50 इलेक्ट्रॉन, 1000 इलेक्ट्रॉन ऐसे ही निकालेंगे। तो मतलब कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जब देंगे या फिर निकालेंगे वो क्या होना चाहिए? 1 2 3 4 5 ऐसा ही होना चाहिए ना। ऐसा थोड़ी है कि 1.5 इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे, 3.9 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, ऐसा कभी होगा? 1.5 गो इलेक्ट्रॉन, इतना इलेक्ट्रॉन कभी नहीं निकाल सकते हैं। तो इसका मतलब किसी भी बॉडी पे चार्ज होगा तो यही हो सकता है, या तो 1 इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर होगा, तो 2 ई चार्ज होगा, 3 ई चार्ज होगा। मानिए इसका नेट चार्ज जीरो है, इस पे 1 इलेक्ट्रॉन दिए तो उस पे चार्ज कितना हो जाएगा? 1 ई हो जाएगा। उस पर 2 इलेक्ट्रॉन दिए तो चार्ज कितना हो जाएगा? 2 ई हो जाएगा। 3 इलेक्ट्रॉन दिए तो चार्ज कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। 100 इलेक्ट्रॉन दिए तो चार्ज कितना हो जाएगा? 100 ही हो जाएगा। तो मतलब किसी भी चीज का चार्ज क्या हो सकता है? एन ई हो सकता है ना। एन क्या होगा? 1 2 3 4, यही हो सकता है ना। किसी भी चीज को चार्ज करना है तो 1 ई होगा, 2 ई होगा, 3 ई, 100 ई, 1000 ई। क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा? चार्ज क्या हो जाएगा? एन ई के बराबर होगा। एन क्या है? कितना इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं। सिंपल बात है, इसको लिखाते हैं। समझ गए ना आप लोग? मेन चीज समझना है, लिखा तो देंगे। देखिए, ये भी चीज लिख दिया कि न्यूट्रल बॉडी इज नॉट ए टाइप ऑफ चार्ज। न्यूट्रल बॉडी जो है चार्ज का कोई टाइप नहीं, इसका मतलब है कि कोई भी चीज अनचार्ज है।
ये तो लिखा है, ये लिख लीजिए आप लोग, ये तो हम बता ही दिए हैं। चलिए ये चीज हम बताते हैं, ये चीज जान लीजिए फिर क्वेश्चन कराएंगे। देखिए अगर दो पॉजिटिव चार्ज एक साथ रहेगा ना, वो एक दूसरे से दूर भागेगा। दो नेगेटिव चार्ज एक साथ है तो भी एक दूसरे से दूर भागेगा। लेकिन एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है तो एक दूसरे के पास आएगा। सिंपल बात है। पॉजिटिव पॉजिटिव या फिर पॉजिटिव 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 तो सेम टाइप का चार्ज है, या फिर नेगेटिव नेगेटिव भी तो सेम टाइप का चार्ज है। और पॉजिटिव नेगेटिव अपोजिट टाइप का, डिफरेंट टाइप का चार्ज है, मतलब अलग प्रकार का आवेश है। तो पॉजिटिव पॉजिटिव और नेगेटिव नेगेटिव एक दूसरे से दूर भागता है, यानी कि सेम टाइप का चार्ज जो है एक दूसरे से दूर भागता है। लिखा भी हुआ सेम चार्ज रिपेल ईच अदर। सेम चार्ज जो है एक दूसरे से दूर भागता है। दूर भागना का मतलब होता है रिपेल, मतलब रिपेल है, ऐसा नहीं कि इसको री को हटा नहीं देना है। अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर लिखा हुआ है। अपोजिट चार्ज जो है हम बताए भी, प्लस चार्ज माइनस चार्ज या फिर माइनस चार्ज प्लस चार्ज एक दूसरे के तरफ आएगा, अट्रैक्ट होगा। तो सेम चार्ज रिपेल ईच अदर और अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। कितना हो गया, इसको लिख लीजिए, फोटो भी बना सकते हैं नीचे वाला। क्वेश्चन करिए तो। न्यूट्रल बॉडी कैन बी निगेटिवली चार्ज बाय, यानी कि तटस्थ शरीर को नकारात्मक रूप से चार्ज किया जा सकता है। मतलब कोई भी न्यूट्रल बॉडी मतलब क्या, जिसपे नेट चार्ज जीरो है। न्यूट्रल बॉडी को हम नेगेटिव चार्ज करना है तो उस पे क्या करेंगे। अभी अभी जस्ट आपको ऐसा ही क्वेश्चन आएगा बीसीईसी में भी और ट्वेल्थ का एमसीक्यू में भी, मतलब सेम क्वेश्चन आ सकता है कि न्यूट्रल बॉडी को हम कैसे चार्ज करेंगे। अभी बताएं कि न्यूट्रल बॉडी को चार्ज करना है, या तो इलेक्ट्रॉन देंगे या तो इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। लेकिन बोल रहा है कि न्यूट्रल बॉडी को निगेटिव चार्ज करना है, तो निगेटिव चार्ज करना है तो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन देंगे। गिविंग सम एक्सेस प्रोटॉन, प्रोटॉन तो हम दे ही नहीं सकते हैं। गिविंग सम एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन भी हम नहीं दे सकते हैं। हम क्या बताइए, या तो इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं या तो इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। गिविंग सम एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, हाँ ये है, निगेटिव चार्ज करना है तो कुछ एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन देंगे। प्रोटॉन तो कुछ करेगा नहीं, और इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा ना, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3, ये आंसर हो जाएगा। कुछ अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन देकर क्या कर सकते हैं, निगेटिव चार्ज कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन। ए पॉजिटिवली चार्ज बॉडी कैन मेक न्यूट्रल बाय। अब क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के क्वेश्चन पूछ दिया, ऐसा क्वेश्चन पूछने का बहुत ही ज्यादा चांस है, इसीलिए हम कराते हैं। ऐसा नहीं कि फालतू चीज कराते हैं, जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकता है या फिर पहले पूछ चुका है वही कराते हैं। अब बोल रहा है कि एक पॉजिटिव चार्ज है, मान लेते हैं कि 3 गो नेगेटिव है, 4 गो पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रल करना है, पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रल करना है तो क्या कर सकते हैं। देखिए किसी भी चार्ज को कुछ भी करना है तो या तो इलेक्ट्रॉन देंगे या तो इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। तो हम प्लस को तो कुछ कर ही नहीं सकते, प्रोटॉन को हम निकाल ही नहीं सकते। या तो इलेक्ट्रॉन इसमें दे सकते हैं या तो इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। अब इसको हमको न्यूट्रल चार्ज करना है तो क्या करेंगे, 3 माइनस है 3 प्लस है, तो ये तो खुद न्यूट्रल हो गया। लेकिन एक प्लस यहाँ पे एक्स्ट्रा है, तो इस पे एक माइनस दे देंगे तो ये जीरो हो जाएगा। तो ओवरऑल क्या हो गया, न्यूट्रल हो गया। तो कह रहा है कि पॉजिटिवली चार्ज बॉडी कैन मेक न्यूट्रल बाय, मतलब कि एक धनात्मक आवेशित पिंड को उदासीन, मतलब न्यूट्रल का मतलब उदासीन नहीं होता है, नेट चार्ज जीरो होता है, बनाया जा सकता है। कैसे, उसमें एक इलेक्ट्रॉन दे देंगे तो हो जाएगा ना। अब पढ़िए ऑप्शन, गिविंग सम इलेक्ट्रॉन, पहला ही ऑप्शन सही है। लेकिन आगे भी पढ़ के समझाते हैं। गिविंग सम प्रोटॉन, देखिए प्रोटॉन तो दे ही नहीं सकते, प्रोटॉन जैसे दिख रहा है आपको वहीं पे काट दीजिए। प्रोटॉन नहीं निकाल सकते, नहीं डाल सकते हैं। कर क्या सकते हैं, या तो इलेक्ट्रॉन देंगे या तो इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, पहला। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला, ड्यूरिंग चार्जिंग ऑफ बॉडी मास ऑफ बॉडी इंक्रीज देन बॉडी बिकम्स। अब क्वेश्चन ये कह रहा है किसी भी बॉडी को जब चार्ज कर रहे हैं ना, कोई भी बॉडी है उसको जब चार्ज कर रहे हैं तो उसका मास बढ़ जा रहा है, तो इसका मतलब कैसा चार्ज होगा। हम बताएं कि इलेक्ट्रॉन देंगे तभी मास बढ़ेगा, क्योंकि प्रोटॉन हम दे नहीं सकते, न्यूट्रॉन हम दे नहीं सकते, ना ही प्रोटॉन न्यूट्रॉन निकाल सकते हैं। हम कर क्या सकते हैं, या तो इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं या तो इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। अब कोई भी चीज का मास कब बढ़ेगा, जब उसमें इलेक्ट्रॉन देंगे। तो किसी भी चीज पे इलेक्ट्रॉन देंगे तो इसका मास बढ़ जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन देंगे तो चार्ज कैसा होगा,
निगेटिव चार्ज होगा। क्वेश्चन यही कर रहा है, ड्यूरिंग चार्जिंग ऑफ बॉडी, किसी जो बॉडी को अगर हम जिस समय चार्ज कर रहे हैं उस समय उसका जो है मास बढ़ जा रहा है, तो इसका मतलब इस पे कौन सा चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज। आंसर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। क्लियर हो गया। चलिए आगे, आगे चौथा क्वेश्चन है, इफ ए बॉडी हैज पॉजिटिव चार्ज ऑन इट देन इट मींस इट हैज। क्वेश्चन ये है कि अगर किसी भी बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज है तो इसका मतलब क्या है। मान लेते हैं 3 प्लस है और 2 ही माइनस है, इसीलिए ना एक प्लस एक्स्ट्रा आ गया, तो इस पे कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब इसके पास क्या है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन का कमी है ना। प्रोटॉन के बारे में सोचना ही नहीं है, सिंपल बात, हम बार बार यही बोल रहे हैं, प्रोटॉन के बारे में सोचना ही नहीं है। इसके पास पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब कि निगेटिव चार्ज का एक कमी है। देखिए, लॉस्ट लॉस्ट सम इलेक्ट्रॉन, मतलब कुछ इलेक्ट्रॉन उसमें कम है। देखिए, गेन सम प्रोटॉन, प्रोटॉन तो गेन कर ही नहीं सकता है और प्रोटॉन तो लॉस भी नहीं कर सकता है। अब या तो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा या फिर इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। इलेक्ट्रॉन जब गेन करेगा तो उसके पास नेगेटिव चार्ज होगा ना, इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तभी तो पॉजिटिव चार्ज होगा। तो आंसर क्या आ जाएगा, चौथा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, अभी वही बताए हैं, अभी क्वेश्चन कराने से पहले एक चीज आपको बताए थे ना, किसी भी बॉडी पे या तो 1 इलेक्ट्रॉन हो सकता है या तो 2 इलेक्ट्रॉन का चार्ज हो सकता है, या तो 10 इलेक्ट्रॉन का चार्ज या तो 50 इलेक्ट्रॉन का चार्ज। कभी ऐसा नहीं होगा कि 1.7 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा उस पे, 3.6 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, ऐसा कभी नहीं होगा। तो इसी को बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। देखिए, इसको लिख लीजिए कि वैल्यू ऑफ चार्ज ऑन द बॉडी मस्ट बी एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द फंडामेंटल चार्ज। फंडामेंटल चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन का चार्ज। तो चार्ज क्या हो सकता है, एन ई हो सकता है, प्लस माइनस एन ई, सिर्फ प्लस एन ई नहीं, अगर जिसपे प्लस चार्ज होगा तो प्लस एन ई, जिसपे माइनस चार्ज होगा माइनस एन ई। तो क्यू इक्वल टू क्या हो सकता है, प्लस माइनस एन ई, ये लिखिएगा। तो एन क्या क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 3 4 5। हिंदी में लिख लीजिए, शरीर पर आवेश का मान मौलिक परिवर्तन, चार्ज, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन का पूर्णांक मान होना चाहिए। ये हम बता दिए हैं, बस लिख लीजिए। हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है एक, चार्ज डेवलप्ड ऑन बॉडी इज 10 इलेक्ट्रॉन। किसी भी बॉडी पे चार्ज 10 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, इज रिमूव्ड फ्रॉम दैट बॉडी, चार्ज डेवलप्ड ऑन द बॉडी इज 10 इलेक्ट्रॉन इज रिमूव्ड फ्रॉम दैट बॉडी। ये क्वेश्चन जो है कुछ इसमें गड़बड़ी, 1 मिनट हम देख लेते हैं। ये क्वेश्चन को छोड़ दीजिए, कुछ इसमें गड़बड़ी है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन ही गलत था शायद। देखिए, अब है कि चार्ज कैसे करेंगे। हम ये तो जान लिए किसी भी चीज को चार्ज करना है तो उस पे या तो इलेक्ट्रॉन देंगे या तो इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। पॉजिटिव चार्ज करना है तो इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, नेगेटिव चार्ज करना है तो इलेक्ट्रॉन देंगे। लेकिन चार्ज करेंगे कैसे। मान लेते हैं कि दो बॉडी है मेरे पास, उसको चार्ज कैसे करेंगे। देखिए, एक एग्जांपल लेते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग। आप लोग बचपन में या फिर बड़े होकर भी स्कूल में कभी ऐसा किए हैं कि पेन को सर पे रगड़ते हैं, फिर कागज का टुकड़ा यहाँ रखे तो कागज का टुकड़ा इसमें सड़ जाता है। ऐसा इसलिए होता है कि पेन को जब सर पे रगड़ते हैं तो पेन हो जाता है चार्ज। अब कागज का टुकड़ा जीरो चार्ज होगा या तो चार्ज नहीं होगा। जीरो भी चार्ज होगा, मान लेते हैं एक का चार्ज जीरो है, एक का चार्ज माइनस है, तो इसका मतलब ये इसके नजर में तो पॉजिटिव ही है ना। माइनस के नजर में जीरो क्या है, पॉजिटिव है, तो ये दोनों अट्रैक्ट होगा ना। मान लेते हैं एक का चार्ज हो जाता है प्लस, एक का चार्ज है जीरो, तो प्लस के सामने जीरो तो निगेटिव है, तो ये दोनों में अट्रैक्शन होगा ही ना। तो इसी तरह से अगर आप पेन को रगड़ते हैं सर पे और उसके बाद पेन क्या हो जाता है, कुछ चार्ज हो जाता है, और फिर नीचे में पेपर से सटाते हैं तो पेपर का चार्ज अगर जीरो भी होगा तो उसमें अट्रैक्शन तो होगा, अभी बताए थे पॉजिटिव नेगेटिव में अट्रैक्शन होता है। तो हम रगड़ के चार्ज के, इसका मतलब क्या हुआ, हम यहाँ पे रगड़ के चार्ज के, इसका मतलब क्या हुआ कि, कि चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, घर्षण के कारण चार्ज हुआ ना।
पहला मेथड है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। किसी भी चीज को घर्षण के कारण कैसे चार्ज कर सकते हैं, तो क्या व्हेन टू बॉडीज आर रब्ड विथ ईच अदर देयर इज ए ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। जब दो पिंडों को एक दूसरे से रगड़ा जाता है तो एक पिंड से दूसरे पिंड में इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हो जाता है। तो मतलब मानिए कि दो, एक पेन है एक हाथ है, दोनों को एक दूसरे से रगड़ेंगे तो किसी एक में से दूसरे में इलेक्ट्रॉन चला जाएगा। अब किस में से किस में जाएगा ये बात नहीं है, लेकिन किसी एक में से दूसरे में क्या जाएगा, इलेक्ट्रॉन जाएगा। दूसरे में इलेक्ट्रॉन गया, इसका मतलब दूसरा कैसा हो गया, नेगेटिव चार्ज। और पहला से इलेक्ट्रॉन गया तो पहला क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज। सिंपल है। तो चार्जिंग बाय फ्रिक्शन लिख लीजिए। दूसरा होगा चार्जिंग बाय इंडक्शन। दूसरा मेथड क्या होगा, चार्जिंग, पहले इसको लिख लीजिए, हो गया। अब दूसरा है चार्जिंग बाय इंडक्शन। अब इंडक्शन से कैसे चार्ज करते हैं, इंडक्शन वो खाना बनाने वाला नहीं है, दूसरा है, हम समझाते हैं। देखिए, एक मान लेते हैं ऐसा बॉडी है, उस पे न्यूट्रल चार्ज, मतलब जितना प्लस है उतना माइनस। अब कोई भी बॉडी ऐसा थोड़े है कि एक साइड प्लस होगा एक साइड माइनस होगा, ऐसा तो कभी नहीं होगा। होगा क्या कि पूरा बीच में प्लस माइनस प्लस माइनस ऐसा ही होगा ना, जहां प्लस होगा वहीं पे तो माइनस होगा। ऐसा थोड़े है कि एक तरफ प्लस होगा एक तरफ माइनस होगा, ऐसा होगा। अब इसको क्या करेंगे, एक निगेटिव चार्ज बॉडी के पास लेके जाएंगे, मतलब एक न्यूट्रल बॉडी के पास लेके जाएंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, एक नॉर्मल बॉडी रख देंगे। तो नॉर्मल बॉडी का चार्ज क्या है, नॉर्मल बॉडी का चार्ज आप लोग बताइए क्या है, जीरो है। नॉर्मल बॉडी का चार्ज क्या है, जीरो है। लेकिन हम बोल रहे हैं कि नॉर्मल बॉडी पे हम प्लस चार्ज दे रहे हैं। कोई भी बॉडी है उस पर कुछ ना कुछ चार्ज होगा ना, ऐसा थोड़े है कि देखिए, अगर दो चीज को चार्ज करना है तो एक न्यूट्रल होना चाहिए और एक चार्ज होना चाहिए, तब तो इसमें से इसमें चार्ज जाएगा। अब आप लोग मोबाइल को पावर बैंक से चार्ज करते हैं, तो इसका मतलब पावर बैंक ज्यादा चार्ज होता है, मोबाइल कम चार्ज होता है, इसीलिए ना पावर बैंक से चार्ज हो जाता है मोबाइल। उसी तरह जब ये न्यूट्रल है तो इसको कुछ ना कुछ चार्ज होना चाहिए, तब तो चार्ज दूसरा बॉडी हो पाएगा। तो मान लेते हैं इस पे पॉजिटिव चार्ज, निगेटिव भी मान सकते हैं लेकिन हम पॉजिटिव मान लेते हैं। अब ये पॉजिटिव के बगल में जब न्यूट्रल होगा तो थोड़ा देर के बाद क्या होगा, इसको ऐसे करते हैं, थोड़ा देर के बाद क्या होगा, आप ही लोग बताइए। थोड़ा देर के बाद ऐसा नहीं हो जाएगा कि इधर पूरा प्लस है, ठीक, इधर तो पूरा प्लस है, तो प्लस के बगल में प्लस माइनस सब है, तो माइनस चार्ज ही रह पाएगा, प्लस के बगल में प्लस रह पाएगा। अभी बताए थे कि सेम चार्ज रिपेल करता है, इसका मतलब ये प्लस जो इसको रिपेल कर देगा, तो सारा प्लस कैसा हो जाएगा, इधर आ जाएगा, और सारा माइनस जो है अट्रैक्ट होकर इधर आ जाएगा। गिनिएगा नहीं कि इसमें कितना, तीन तीन छह तीन, नौ को बनाए, इसमें पांच है को, बस एग्जाम्पल दे रहे हैं कि चलिए इसमें नौ को बना भी देते हैं, पांच छह सात आठ नौ, चार पाँच छह सात आठ नौ। तो मतलब प्लस चार्ज सारा इधर आ गया, माइनस चार्ज सारा इधर आ गया, ऐसा हो जाएगा। अब हमको इसको चार्ज करना है, निगेटिव चार्ज। देखिए, ऐसा हो गया। अब इसके बाद इसको हमको चार्ज करना है, तो हम इसको बना नहीं रहे है, तो ये दोनों एक ही जगह पे रखा हुआ, लेकिन हम इसको यहाँ पे बना रहे हैं ताकि आपको समझा सके। ये मत बोलिएगा कि इसको यहाँ से हटा क्यों दिए, इसको हम बना दिए, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है। अब अगर इस बॉडी को हमको पॉजिटिव चार्ज करना है तो क्या करेंगे, इसमें यहाँ पे निगेटिव चार्ज को निकाल लेंगे। अगर इसको हमको पॉजिटिव चार्ज करना है तो निगेटिव चार्ज को हम निकाल लेंगे। इससे क्या हो जाएगा कि निगेटिव खत्म हो जाएगा, तो यहाँ कैसा बचेगा, सिर्फ प्लस बचेगा। अब अगर इसको हमको नेगेटिव चार्ज करना है तो क्या करेंगे, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज दे देंगे, ये सब खत्म हो जाएगा, ये मिलके नेगेटिव हो जाएगा। देखिए, पॉजिटिव चार्ज करना है तो इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे, और नेगेटिव चार्ज करना है तो इलेक्ट्रॉन को डालेंगे। तो इसको हमको अगर पॉजिटिव चार्ज करना है तो ये जो इलेक्ट्रॉन है इसको निकाल लेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा ना। लेकिन बात है इलेक्ट्रॉन निकालेंगे कैसे, इलेक्ट्रॉन निकालेंगे कैसे, तो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एक चीज करना होता है, उसको बोलते हैं अर्थिंग। इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एक चीज करना होता है, उसको बोलते हैं अर्थिंग। अर्थिंग क्या करेंगे, इसको पृथ्वी से ऐसे जोड़ देंगे।
जब पृथ्वी से जोड़ देंगे, देखो पृथ्वी यानी कि अर्थ जो है इलेक्ट्रॉन का बहुत बड़का सोर्स है। मतलब कि अर्थ में हम जितना चाहे इलेक्ट्रॉन डाल सकते हैं, अर्थ से जितना चाहे हम इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं। इलेक्ट्रॉन डालना है तो क्या करेंगे, निगेटिव के बगल में लगा देंगे। अब निगेटिव के बगल में लगाएंगे अर्थिंग, तो निगेटिव चार्ज नीचे चला जाएगा, तो ये कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। या तो हम क्या करेंगे, पॉजिटिव के बगल में अर्थिंग लगा देंगे। पॉजिटिव के बगल में अर्थिंग लगाएंगे तो क्या होगा, अर्थ से बहुत सारा इलेक्ट्रॉन जो है इसमें चला जाएगा, तो बॉडी कैसा हो जाएगा, निगेटिवली चार्ज हो जाएगा। यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है निकल जाएगा नीचे। समझ में आ गया? देखिए फिर से समझाते हैं। किसी भी न्यूट्रल बॉडी को हमको चार्ज करना है, तो न्यूट्रल बॉडी के बगल में एक चार्ज ऑब्जेक्ट रख देंगे। जब चार्ज ऑब्जेक्ट रखेंगे तो क्या हो जाएगा, अगर पॉजिटिव चार्ज रखेंगे तो सारा निगेटिव इधर आ जाएगा, सारा पॉजिटिव इधर आ जाएगा। लेकिन अगर यहाँ नेगेटिव रखते तो सारा पॉजिटिव इधर आ जाता। हो गया, ऐसा सीन हो गया। अब इसको हम यहाँ पे बनाए हैं, इसी बॉडी को हम यहाँ पे और यहाँ पे बनाए हैं आपको समझाने के लिए। ऐसा बॉडी है। अब इसको अगर अगर हमको नेगेटिव चार्ज करना है तो क्या करेंगे, इसमें ये पॉजिटिव चार्ज को खत्म कर देंगे। अब पॉजिटिव को खत्म करेंगे तो पॉजिटिव निकाल नहीं सकते, या तो उसमें निगेटिव डाल के इसको जीरो कर देंगे। तो इसमें निगेटिव कहाँ से डालेंगे, अर्थिंग कर देंगे। इसमें जब अर्थिंग करेंगे तो इलेक्ट्रॉन चला जाएगा इसमें, ये निगेटिव होकर कैसा बन जाएगा, नेट चार्ज निगेटिव हो जाएगा। या तो इस साइड अर्थिंग करेंगे, इस साइड जब अर्थिंग करेंगे तो क्या होगा, सारा इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, इस पे क्या ओवरऑल पॉजिटिव चार्ज बचेगा। बस इसको पहले देखिए, इसको लिखिए, चार्जिंग बाय इंडक्शन को लिखिए। देखिए समझाते हैं। When a charged body is brought near a uncharged body, जब एक चार्ज बॉडी को अनचार्ज बॉडी के पास लाएंगे, देखिए यहाँ लिखा हो, जब किसी आवेशित पिंड को अनावेशित पिंड के पास लाया जाता है। अब यही किया है, आवेशित पिंड को अनावेशित मतलब चार्ज बॉडी को अनचार्ज बॉडी के पास लाए। आप लोग बोल, ये भी कोई कोई सोच रहा होगा कि अनचार्ज कैसे, इसमें तो बहुत सारा चार्ज है। अरे भाई बहुत सारा चार्ज है मानते हैं, लेकिन नेट सब मिला के जीरो ही हो गया। एक प्लस एक माइनस मिला के जीरो, प्लस माइनस जीरो, प्लस माइनस मिला के तो जीरो हो जाता है, अनचार्ज बॉडी हुआ ना। किसी भी एक चार्ज बॉडी को अनचार्ज बॉडी के पास लाए, लिखा हुआ है, there appears a charge on the surface of uncharged body due to attractive repulsive force between charges as shown। देखिए तो क्या होगा, जब एक चार्ज बॉडी को अनचार्ज बॉडी के पास लाएंगे तो क्या होगा, तो आवेशों के बीच आकर्षण प्रत्याकर्षण बलों के कारण अनावेशित पिंड की सतह पर आवेश दिखाई देता है। देखो अभी हम बताए अट्रैक्शन रिपल्शन के कारण जो है इसके सरफेस पे इधर और इधर चार्ज दिखाई दे रहा है। पहले सब मिलके जीरो था, लेकिन अब इधर पॉजिटिव चार्ज होगा और इधर नेगेटिव चार्ज हो गया जैसा कि दिखाया गया है, मतलब दिखाया गया है, यहीं पे दिखाया गया हो। द इंड्यूस चार्ज कैन बी लेसर और इक्वल टू द इंड्यूसिंग चार्ज, इट्स वैल्यू गिवन बाय, इसको लिखाते हैं, प्रति प्रयोग आवेश के कम या बराबर हो सकता है इसका मान। देखिए अब ये कह रहा है कि इस पे जो चार्ज होगा ना, ओवरऑल जो इस बॉडी को जब चार्ज किए तो इसके चार्ज के बराबर भी हो सकता है और इससे कम भी हो सकता है। ऐसा जरूरी थोड़ी है कि जितना अब मानिए एक मोबाइल को पावर बैंक से लगाएं, तो लगाने के बाद ऐसा जरूरी थोड़ी है कि पावर बैंक का चार्ज मोबाइल का चार्ज बराबर हो जाएगा। बराबर भी हो सकता है, उससे कम हो सकता है, उससे ज्यादा तो नहीं हो पाएगा। ऐसा थोड़ी पावर बैंक का चार्ज से ज्यादा हो जाएगा मोबाइल का, ऐसा कभी नहीं होगा। या तो उसके बराबर हो जाएगा या तो उससे कम होगा, यही बात है लिखा हुआ। कैन बी लेसर और इक्वल, या तो कम होगा या बराबर होगा टू द इंड्यूसिंग चार्ज। अब पहले इसको लिखिए, लिखने के बाद उसका फिगर बनाइए। और ये बात जो है आप मत लिखिए, क्योंकि ये जो है इसका वैल्यू निकालना सिखाएंगे बाद में, जब चार्ज कूलम्स लॉ वगैरह पढ़ेंगे तब। ये आप लोग मत लिखिए, इसको लिख लिए। इसको लिखने के बाद जो है ये फिगर बना लीजिए, ये फिगर बना लीजिए। हो गया। अब चलिए पढ़ते हैं कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ कोई मतलब खतरनाक लॉ नहीं है। लॉ तो एक तरह का है खतरनाक ही, लेकिन जो है आप लोग देखिएगा बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। पहले ये बताते हैं
कि मान लीजिए एक चार्ज रखा हुआ है कुछ क्यू, दूसरा चार्ज रखा हुआ है क्यू, इस दोनों के बीच में दूरी है डी। अब बताइए, ये दूसरे को, हम बताए थे ना कि दो चार्ज होता है या तो अट्रैक्ट करेगा या तो रिपेल करेगा। अगर दोनों चार्ज सेम है तो क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। और दोनों चार्ज अपोजिट है, सॉरी दोनों चार्ज सेम है तो रिपल्सन होगा, दोनों चार्ज अपोजिट है तो अट्रैक्शन होगा। मान लेते हैं एक प्लस चार्ज है और एक प्लस चार्ज है, तो दोनों में क्या होगा, रिपल्सन होगा। तो रिपल्सन होगा मतलब ये चार्ज इसको धक्का मारेगा और ये भी चार्ज इसको धक्का मारेगा। तो जब एक चार्ज दूसरे चार्ज को धक्का मारेगा तो ऐसा थोड़े कि बिना फोर्स लगाए धक्का मार देगा। चार्ज, एक चार्ज और दूसरे चार्ज पे कुछ ना कुछ फोर्स लगाएगा तभी तो ये चार्ज दूर भागेगा। सिंपल बात है। अब हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं, एक प्लस चार्ज है और एक माइनस चार्ज है। तो जब प्लस चार्ज माइनस चार्ज एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होगा यानी कि आकर्षित होगा, तो ये इसको खींच रहा है और ये भी इसको खींच रहा है। जब दोनों एक दूसरे को खींचेगा तो कुछ ना कुछ फोर्स यानी कि बल लगा के खींचेगा। तो उसी बल का वैल्यू कितना होगा वो हमको निकालना है। इस बल का वैल्यू कितना होगा ये कूलम्ब लॉ के अकॉर्डिंग हमको पता चलेगा। अब आप लोग खुद बताइए कि दो चार्ज है, दोनों का मास जितना ज्यादा होगा, मतलब कि मान लेते हैं इसका चार्ज है 5 कूलम और इसका चार्ज भी है 5 कूलम। दूसरा केस लेते हैं, एक का चार्ज है 3 कूलम और एक का चार्ज है 10 कूलम। तीसरा एग्जांपल लेते हैं, एक का चार्ज है 10 कूलम, एक का चार्ज है 10 कूलम। अब आप बताइए कि फोर्स ज्यादा में किस में लग पाएगा, फोर्स कौन चार्ज ज्यादा लगा पाएगा। आप खुद देखिए कि ये तो 5 और 5 है, तो 5 गुना 5 तो 25 होता है, 10 गुना 3 क्या होता है 30 होता है, और 10 गुना 10 100। तो मतलब इसका चार्ज का मान ज्यादा है, जो ज्यादा ताकतवर है वही तो ज्यादा फोर्स लगा पाएगा। तो सबसे ज्यादा फोर्स कौन लगा पाएगा, ये एक दूसरे पे लगा पाएगा क्योंकि इसका ताकत ज्यादा है। तो फोर्स किस पे निर्भर करेगा, फोर्स जो है किस पे डिपेंड करेगा, दोनों के चार्ज के मल्टीप्लीकेशन पे। Q1 और Q2, Q1 गुना Q2 बोल दीजिए, ज्यादा सही रहेगा, बीच में कुछ नहीं होता है उसका मतलब गुना ही होता है। तो फोर्स किसका ज्यादा होगा, इसको Q1 मानते, तो Q1 गुना Q2 जिसका ज्यादा होगा फोर्स उसका ज्यादा, उस पे ज्यादा फोर्स लगेगा। Q1 और Q2 का गुणनफल यानी कि मल्टीप्लीकेशन जितना कम होगा फोर्स उस पे उतना कम लगेगा। तो इसका मतलब फोर्स हो गया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यानी कि समानुपात किसके, Q1 और Q2 के मल्टीप्लीकेशन। तो वही चीज लिखे, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 और Q2 का होता है। अब दूसरा बात यह है कि इस दोनों के बीच में कुछ ना कुछ दूरी भी तो है। अगर इस दोनों चार्ज के बीच का दूरी कम होगा, जितना पास होगा तो फोर्स उतना ज्यादा लगा पाएगा ना, और जितना दूर होगा फोर्स उतना कम लगा पाएगा। इसका मतलब फोर्स जो है इस दोनों के बीच का डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। फोर्स क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल दोनों के डिस्टेंस का होगा। लेकिन जो है कूलम्ब साहब जो थे वो लॉ दिए, जब लॉ दिए तो लॉ जो है वो कुछ एक्सपेरिमेंट करके थी। एक्सपेरिमेंट करने के बाद पता चला कि फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस के, उस दोनों के बीच का दूरी का, लेकिन जो है उस दोनों के बीच का दूरी का स्क्वायर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। समझे, फोर्स कब ज्यादा होगा, जब दोनों का चार्ज ज्यादा होगा। अब फोर्स कब ज्यादा होगा, जब दोनों के बीच का गैप कम होगा। तो गैप किस तरह से कम होगा, इस तरह से। तो अब इस दोनों को मिला के एक फॉर्मूला बनाया गया, वो फॉर्मूला होता है फोर्स इक्वल टू होता है के Q1 Q2/r²। इसको आप लोग को याद रखना है। अब बहुत कोई सोच रहा होगा कि के मतलब क्या है, फोर्स तो Q1 Q2 था, फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल R² है, तो बीच में के क्यों दिए, क्योंकि के जो है फोर्स कांस्टेंट बोलते हैं, के को क्या बोलते हैं, फोर्स कांस्टेंट। ये प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं तो कुछ ना कुछ कांस्टेंट देते हैं। तो उसी तरह से जब प्रोपोर्शनलिटी को हटाए तो इक्वल टू लगाए, तो इक्वल टू लगाने के लिए कांस्टेंट देना होता है, उसी को के बोलते हैं। के का मतलब होता है 9 × 10⁹ अब आप लोग सोच रहे हो के का कुछ ना कुछ यूनिट भी तो होता होगा। तो के का यूनिट डायमेंशन जब पढ़ाए थे तो यूनिट निकालना तो सिखाए थे, तो के का यूनिट निकाल लीजिए। के का यूनिट निकालने सिखाते देखिए, एफ इक्वल टू होता है के Q1 Q2/r²। तो फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन होता है।
के का यूनिट हमको निकालना है। क्यू का यूनिट क्या होता है, कूलम होता है। और दो चार्ज है तो मतलब कूलम स्क्वायर। आर क्या है, डिस्टेंस है, डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, लेंथ होता है, मीटर होता है। तो मीटर स्क्वायर कर देंगे तो के का यूनिट क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये इधर जाएगा तो गुना होगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर। सी नीचे आएगा तो पर कूलम स्क्वायर। तो के का यूनिट हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। एस आई यूनिट ऑफ के। के क्या हो जाएगा, इतना न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। हो गया। अब के का एक और वैल्यू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसको बोलते हैं एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट, इसको ऐसे डिनोट करते हैं। इसका वैल्यू होता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। अब इसका क्या यूनिट होता है वो हम निकालते हैं। पहले इसको इसको लिखना है, बाद में पहले इधर देखिए। अब फोर्स के जगह लिख सकते हैं के Q1 Q2/r²। Q1 Q2 तो ठीक है, के के जगह सॉरी, के जगह हम क्या लिखेंगे बताइए तो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r²। तो फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, Q1 Q2 का कूलम स्क्वायर। 4 पाई का कुछ यूनिट नहीं होता, एप्सिलॉन नॉट का यूनिट निकालना है। आर स्क्वायर का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट का यूनिट क्या होगा, इसको इधर लेके जाएंगे, न्यूटन को नीचे ले जाते हैं, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, यही हुआ ना। इसको लिखेंगे कूलम स्क्वायर न्यूटन -1 मीटर पर पावर माइनस, तो ऐसे भी लिख सकते हैं। तो एप्सिलॉन नॉट का क्या होगा, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये हो गया फोर्स का वैल्यू। पहले हेडिंग डालिए आप लोग कूलम्स लॉ, ये हेडिंग डालिए। अब इसको हम लिखाते हैं, फोर्स बिटवीन टू चार्ज इज, साथ में लिखना है, ऐसा नहीं कि हम इधर लिखा रहे हैं उधर मस्ती हो रहा है, ऐसा नहीं लिखना है। इधर देख के लिखो, फोर्स बिटवीन टू चार्ज बॉडी, चार्ज इज डायरेक्टली proportional to मल्टीप्लीकेशन ऑफ चार्ज। मतलब कि अगर दो बॉडी है, इसका चार्ज मान लेते Q1 है, इसका चार्ज Q2, इस दोनों के बीच का डिस्टेंस R, तो इसका फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा Q1 Q2। इसको लिखिए, पहले इसको लिख लीजिए। हो गया। अब चलिए दूसरा लिखाते हैं, ये पहला हो गया, दूसरा अगले पेज में। फोर्स बिटवीन टू चार्ज्ड बॉडी is inversely proportional to square of distance between them। तो मतलब फोर्स क्या हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/r²। यहाँ पे आर ही दिए थे ना, डी नहीं ना दिए थे, डी दिए थे, तो यहाँ पे डी लिख लीजिए। लिख लिए। अब चलिए, अब इसको लिख लीजिए, ये दोनों तो लिख लिए, ये दोनों को छोड़ दीजिए। अब इसको लिखे, उसके बाद ये सब लिखिए। हो गया, इसको लिखिए जल्दी। हो गया, ये तो हो गया। अब एक बात बताते हैं कि एक बॉडी मान लेते हैं यहाँ पे, इसका चार्ज Q है, दूसरा बॉडी यहाँ पे, इसका चार्ज Q है। तो जब ये इस पे फोर्स लगाएगा, मतलब ये बॉडी इस बॉडी पे फोर्स लगाएगा, तो ये किधर भागेगा, अगर सेम चार्ज है तो इधर भागेगा,
या तो इधर भागेगा या तो इधर भागेगा, अगर अपोजिट चार्ज है तो ये हो सकता है ना, ये इस पे फोर्स लगाएगा, या तो आगे भागेगा या तो पीछे भागे। कभी ऐसा हो सकता है, कभी ऐसा हो सकता है ये ऊपर भाग जाए या फिर ये नीचे भाग जाए, ऐसा कभी हो सकता है। मानिए ये इस पे फोर्स लगा, ये नीचे भाग गया, ऐसा कभी हो सकता है? तो ऐसा कभी नहीं होगा। तो यही चीज लिखा है यहाँ पे, देखिए। डायरेक्शन ऑफ बोथ फोर्स द अपोजिट आल्सो नोन एज अट्रैक्शन सेलेक्शन, ये क्या लिखा गया है? चलिए इसको हम करेक्ट करते हैं। डायरेक्शन ऑफ बोथ फोर्स आर अपोजिट also known as action reaction pair and is also a central force and also known as action, action तो ठीक है, रिएक्शन होगा, एक्शन रिएक्शन पेयर एंड इज आल्सो नोन एज सेंट्रल फोर्स। देखिए अभी बताएं कि ये इस पे जितना फोर्स लगा रहा है ये भी उस पे उतना ही फोर्स लगाएगा। कूलम्ब्स लॉ में ये शायद नहीं ध्यान में था, नहीं बताया, लेकिन देख लीजिए, ये बॉडी इस पे जितना फोर्स लगाएगा ना, ये भी बॉडी उस पे उतना ही फोर्स लगाएगा। इसका मतलब ये तो एक्शन रिएक्शन पेयर हो गया। न्यूटन का लॉ यही कहता है ना कि एक बॉडी मतलब एक बॉडी इस पे जितना फोर्स लगाया, दूसरे बॉडी भी उस बॉडी पे उतना ही फोर्स लगाएगा, मतलब कि एक्शन रिएक्शन पेयर हो गया। उसके बाद ये इस बॉडी को या तो उधर फेंक सकता है या तो अपने पास खींच सकता है। तो इसका मतलब इसका जो सेंटर है उसी के अलोंग फोर्स लग रहा है, तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, सेंट्रल फोर्स भी बोल सकते हैं। यही बात है, यही बात है कि डायरेक्शन ऑफ बोथ फोर्स अपोजिट, मतलब इस दोनों फोर्स का डायरेक्शन अपोजिट है। ये अगर इस पे इधर फोर्स लगाएगा तो ये इस पे उधर फोर्स लगाएगा। देखिए इसको अच्छे से समझाते हैं। एक बॉडी का चार्ज क्यू है, एक बॉडी का चार्ज माइनस क्यू है, तो माइनस क्यू प्लस को इधर खींचेगा और प्लस क्यू माइनस को इधर खींचेगा। तो मतलब दोनों फोर्स का डायरेक्शन तो उल्टा है ना, ये फोर्स इसको इधर खींचा और ये फोर्स जो इसको इधर खींच रहा है, डायरेक्शन तो उल्टा है। पहला, दूसरा, ये प्लस क्यू है और ये भी प्लस क्यू है, तो दोनों का डायरेक्शन तो अपोजिट ही हुआ ना। ये इसको इधर धक्का दे रहा है और ये फोर्स, ये चार्ज इसको इधर धक्का दे रहा है। तो मतलब कि है तो एक्शन रिएक्शन पेयर दोनों, ये जितना फोर्स इस पे लगा रहा है ये भी उतना ही फोर्स इस पे लगा रहा है, लेकिन डायरेक्शन क्या अपोजिट है। ये भी जितना फोर्स इस पे लगा रहा है ये भी इतना ही फोर्स उस पे लगाएगा, लेकिन दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है। ये इसको आगे खींच रहा है और ये जो है इसको इधर खींच रहा है और ये बॉडी इसको इधर खींच रहा है। समझ में आया? वही बात लिखा हुआ है, डायरेक्शन ऑफ बोथ फोर्स अपोजिट, दोनों फोर्स का डायरेक्शन अपोजिट है, और उसी को कहते हैं क्या, एक्शन रिएक्शन पेयर। एंड इज ऑल्सो ए एल एस ओ, ऑल्सो ए सेंट्रल फोर्स। पहले इस बात को लिखिए, उसके बाद ये फोटो बना दीजिए। उसके बाद एक ये भी फोटो बनाइए, एक क्यू है दूसरा क्यू है, ये इसी लाइन पे फोर्स लगा सकता है, ये इधर लगाया ये ऊपर चला गया, ऐसा बना के इसको काट दीजिए, ऐसा नहीं हो सकता है। हो गया? अब चलिए आगे बढ़ते हैं, ये बात लिखिए। हाँ ये तो लिखा हुआ है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स ऑलवेज एक्ट एज लाइन फॉर्मिंग द पार्टिकल, लाइन ज्वाइनिंग दैम, लाइन लाइनिंग ज्वाइनिंग दैम, ये बात लिखना। तो इसमें ये फोटो बनाई, ये फोर्स इधर लग रहा है, ये फोर्स देखिए, ये दोनों चार्ज को कौन सा लाइन ज्वाइन कर रहा है, यही लाइन है उसको ज्वाइन कर रहा है। तो ये चार्ज इस पे इधर फोर्स लगा, ये चार्ज इस पे इधर फोर्स लगा, ये हो सकता है। या तो इस लाइन पे फोर्स लग सकता है, ऐसा हो सकता है। ऐसा नहीं हो सकता है, ये दोनों हो सकता है और ये नहीं हो सकता, इसको लिख लीजिए। चलिए हो गया, आगे बढ़ते हैं। देखिए ये बहुत खतरनाक लॉ है, सुपर पोजिशन लॉ ऑफ चार्ज, ये आर नहीं होगा, सुपर पोजिशन लॉ ऑफ चार्ज है सिर्फ। अब हम बताते हैं ये है क्या। देखिए दो चार्ज है, एक चार्ज ये है दूसरा चार्ज ये,
ये चार्ज मान लेते हैं कि ये Q1 है और ये Q2 है। Q1 जो है Q2 पे F फोर्स लगा रहा है, तो Q2 भी तो Q1 पे F ही फोर्स लगाएगा। लगाएगा ना, जब Q1 Q2 पे F फोर्स लगाएगा तो Q2 भी Q1 पे F फोर्स ही लगाएगा। देखिए क्वेश्चन अभी नहीं करा रहे, क्वेश्चन कराएंगे, टॉपिक एक बार खत्म हो जाने दीजिए। कूलम्स लॉ का एक साथ क्वेश्चन कराएंगे, ऐसा थोड़ी कि एक क्वेश्चन कराए फिर दूसरा लॉ आ गया। नहीं, कूलम्स लॉ पूरा कंप्लीट करते हैं, इसका एक ही उसका सारा क्वेश्चन एक साथ करा देंगे। देखिए Q1 Q2 पे F फोर्स लगाएगा और Q2 भी Q1 पे F फोर्स लगाएगा, तो F का वैल्यू क्या होगा बताइए तो। K Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। आर क्या है, इस दोनों के बीच के का दूरी, यही होगा ना। फोर्स तो ये हो जाएगा, तो मतलब यही एफ फोर्स Q1 लगाएगा Q2 पे और यही एफ फोर्स Q2 लगाएगा Q1। लेकिन हम बोल रहे हैं कि एक तीसरा Q3 आ गया। अब Q3 जो है Q1 पे एफ डैश फोर्स लगा रहा है, तो फिर Q1 भी Q3 पे एफ डैश फोर्स लगाएगा। लगाएगा ना। मान लेते सिंपल सा बात है, ये जब इस पे फोर्स लगा रहा है तो ये भी इस पे फोर्स लगाएगा। अब बीच में एक तीसरा चार्ज आ गया, तीसरा चार्ज इस पे जब जितना फोर्स लगाएगा पहला चार्ज उस पे भी उतना ही फोर्स लगाएगा। तो सुपर पोजिशन थ्योरम यही कहता है कि इस दोनों के बीच में जो चल रहा था ना, मतलब ये जिस इस पे जितना फोर्स लगा रहा था, तीसरे चार्ज के आने के बावजूद भी यह जो है इस पे उतना ही फोर्स लगाएगा। इस देखिए मान लेते हैं ये एक दूसरे में कुछ प्यार कर रहा था, अब बीच में कोई तीसरा आ गया, जब तीसरा आएगा तो इसके दोनों के बीच का प्यार कम नहीं होगा। सिंपल यही लॉ है। लॉ ये है कि इस दोनों के बीच में एफ फोर्स लग रहा था, तीसरा चार्ज चले आया तो ये एफ कम नहीं होगा। सुपर पोजिशन थ्योरम यही कहता है। तो फिर आप लोग सोच रहे होंगे तो तीसरा चार्ज आया तो हुआ क्या, इस दोनों में मानते हैं कम नहीं हुआ, तो लेकिन कुछ ना कुछ असर तो हुआ होगा ना। असर हुआ। असर ये हुआ कि इस पे लगता ये देखिए, असर ये हुआ कि इस पे जो नेट फोर्स लग रहा था वो चेंज हो जाएगा। बात समझिए। देखिए ये इस पे जितना फोर्स लगा रहा था उतना ही फोर्स लगाएगा, सिंपल। फिर दूसरा फोर्स ये लगाया, इतना तो समझ में आ गया कि ये दोनों में एफ फोर्स लग रहा था, तीसरा चार्ज आया तो इस दोनों के बीच में एफ डैश फोर्स लग गया। तीसरे चार्ज के आने से जो इस दोनों के बीच का फोर्स कम नहीं हुआ और ना ही इस दोनों के बीच का कम हुआ, तो फिर हुआ क्या। हुआ ये कि इस पे जो फोर्स लग रहा था इसको अगर अलग से बनाए, इस पे तो एक एफ इधर लग रहा है और एक एफ डैश इधर लग रहा है, इस पे नेट फोर्स जो है कुछ ना कुछ और हो गया, मतलब बदल हो गया, या तो कम हो गया या तो ज्यादा हो गया, लेकिन चेंज हो गया। सिंपल बात है, यही बात है। इसको पहले लिखिए। स- देखिए समझा तो दिए हैं और समझा देते हैं। इंटरेक्शन बिटवीन टू चार्जेस इंडिपेंडेंट ऑफ अनदर चार्ज, मतलब दो चार्ज के बीच में जो इंटरेक्शन हो रहा है ना, तीसरे चार्ज पे डिपेंड नहीं करता, उसके इंडिपेंडेंट है। यही बात अभी बताएं, दो चार्ज पे जो फोर्स लग रहा है वो तीसरे चार्ज के इंडिपेंडेंट है। ठीक। नेट फोर्स ऑफ एनी चार्ज इज वेक्टर सम ऑफ फोर्सेस ऑफ अनदर इंडिविजुअल चार्ज। नेट देखिए, नेट फोर्स ऑफ एनी चार्ज इज वेक्टर सम ऑफ फोर्सेस फ्रॉम अनदर इंडिविजुअल चार्ज। देखिए क्या कह रहा है, इस पे जो नेट फोर्स हुआ इस दोनों चार्ज इस दोनों फोर्स के वेक्टर सम के बराबर होगा। नेट फोर्स कम हो जाएगा लेकिन ये एक दूसरे पे जितना फोर्स लगा रहा था उतना ही रहेगा। इसको लिखिए, आप इसको पहले लिखिए। हो गया, ये फिगर बनाइए। हो गया। अब एक चीज आपको बताते हैं, मान लीजिए कि ये क्यू है और ये क्यू डैश है, तो इस दोनों के बीच में फोर्स लग रहा था एफ। अब इस दोनों चार्ज को हम क्या किए, पानी के अंदर लेके चले गए। पानी के अंदर चल गए और पानी का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हम बोल रहे हैं के है। के है। तो अब बताइए इस पे फोर्स, ये इस पे कितना फोर्स लगाएगा। देखिए पहले क्या था कि क्यू पे क्यू डैश एफ फोर्स लगा रहा था और क्यू डैश पे क्यू जो है एफ फोर्स लगा रहा था। जब दोनों को पानी में लेके चले गए तो क्यू डैश क्यू पे कितना फोर्स लगाएगा और क्यू क्यू डैश पे कितना फोर्स लगाएगा, मेन क्वेश्चन ये है। देखिए इसको हम बताते हैं। अब एक नॉर्मल एग्जांपल देते हैं। तो मान लीजिए आप हैं और आपका एक दोस्त है, आप अपने दोस्त को एक थप्पड़ मारे बाहर, पानी के बाहर।
थप्पड़ मारे तो फोर्स उस पर कितना लगा, एफ लगा। आप लगाए भी, आप मारे जितना जोर से फोर्स थप्पड़ उतना ही जोर से उसको लगा। मतलब कि हम, देखिए मेरे शब्द पे ध्यान दीजिए, जितना जोर से मारे उतना ही जोर से लगा। जब आप दोनों पानी जब आप दोनों पानी के अंदर चले जाइएगा तो फिर आप मारिएगा उसको, तो उसको लगेगा कितना। तो पानी के अंदर जब जाइएगा तो मारिएगा आप उतना ही जोर से, लेकिन लगेगा उसको कम जोर से, क्योंकि बीच में पानी आ रहा है। समझ में आया कि मारेंगे तो हम वही फोर्स लगाएंगे वही फोर्स, लेकिन लगेगा उस पे कम। सिंपल बात है, ये इस पे एफ फोर्स लगा रहा था और ये भी इस पे एफ फोर्स लगाएगा। पानी के अंदर जाने में भी ये इस पे एफ ही फोर्स लगाएगा, फोर्स तो उतना ही लगाएगा लेकिन उस पे लगेगा कम। तो लगेगा कितना, एफ बाय के लगेगा। नेट फोर्स मतलब, इसको अच्छे से लिख देते हैं, लगेगा एफ डैश हो जाएगा एफ बाय के। सिंपल बात है, ये समझिए कि दो चार्ज के बीच में फोर्स, दो चार्ज एक दूसरे पे एफ फोर्स लगा रहा था, वो जमीन पे हो पानी में हो कहीं हो, फोर्स लगाएगा एफ ही, लेकिन उस पे फोर्स लगेगा कम। जैसे कि हम आपको जमीन पे थप्पड़ मारे, फिर आपको पानी में थप्पड़ मारेंगे, थप्पड़ तो मारेंगे उतना ही जोर से लेकिन आपको चोट कम लगेगा। वही बात है कि ये फोर्स एक दूसरे पे उतना ही लगाएगा, लेकिन नेट फोर्स इस पे लगेगा कम। लगेगा कितना, एफ डैश लगेगा, लेकिन ये लगाएगा कितना। अगर एग्जाम में पूछ देगा कि दो चार्ज है उसके बीच में फोर्स एफ है, पानी में जाएगा तो वो एक दूसरे पे फोर्स लगाएगा कितना, लगाएगा एफ ही। पूछेगा कि दोनों में फोर्स लगेगा कितना, तो लगेगा कितना, एफ बाय के लगेगा। के क्या होता है, पानी का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है। ये वाला के नहीं, के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, ये वाला के नहीं, इसका वैल्यू तो 9 × 10⁻⁹ होता है, लेकिन इसका वैल्यू एग्जाम में क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा। समझ गए। आप पहले इसको लिखिए, इसको लिख लीजिए, इसके बाद जो है ये फिगर बना लीजिएगा। लिख लिए, अब जो है ये फिगर वहीं पे नीचे में बना लीजिए। हो गया। अब जो है अगला टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड। इतना हो गया। चलिए, अगला टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड। ये सी नहीं है, ये ई है, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है पहले ये समझिए। मान लेते हैं यहाँ पे एक चार्ज है क्यू, और दूसरा चार्ज है क्यू डैश। तो क्यू जो है, क्यू डैश पे कुछ ना कुछ फोर्स लगाएगा। ऐसा थोड़े है कि फोर्स नहीं लगाएगा, एक चार्ज है तो दूसरे चार्ज पे फोर्स लगाएगा। भले अट्रैक्टिव फोर्स हो रिपल्सिव फोर्स हो, ये मैटर नहीं करता, मैटर ये करता है कि वो फोर्स लगाएगा। तो ये फोर्स लगाएगा कितना, के क्यू क्यू डैश बाय आर स्क्वायर। आर क्या है, इस दोनों के बीच का डिस्टेंस। हम बोल रहे हैं कि क्यू डैश पे कितना फोर्स लगाएगा, क्यू इतना फोर्स लगाएगा। अब क्यू डैश के जगह हम कोई और चार्ज रख देंगे, क्यू डैश के जगह हम कोई और चार्ज रख देते हैं, क्यू डबल डैश। तो फोर्स कितना लगाएगा, फोर्स लगेगा कितना, के क्यू क्यू डबल डैश बाय आर स्क्वायर। तो मतलब ये इस पे फोर्स कब कितना लगा रहा है, इसके भी चार्ज पे तो डिपेंड कर रहा है। ये अपना चार्ज जितना चार्ज है उतना उस पे डिपेंड तो कर ही रहा है, लेकिन इसके चार्ज पे भी इसका फोर्स डिपेंड कर रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यही होता है कि ये चार्ज जो है इस पे जितना फोर्स लगाएगा उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आप तो सोच रहे होंगे फोर्स तो यही लगा रहा है, इसका वैल्यू चेंज करेंगे तो फोर्स चेंज होगा, इसका वैल्यू चेंज करेंगे तो फोर्स चेंज होगा ना। अगर इसको क्यू ट्रिपल डैश कर देंगे तो फोर्स तो क्यू ट्रिपल डैश हो जाएगा। तो सिंपल सा इलेक्ट्रिक फील्ड का यही मीनिंग है कि एक यूनिट चार्ज पे जितना फोर्स लगेगा उसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ लिखा हुआ भी है, क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट इज स्पेस कैन बी फिल्ड बाय कीपिंग ए टेस्ट चार्ज। देखिए ये सब छोड़िए, थोड़ा टाइपिंग में एरर हो गया है। हम सिंपल आपको बताते हैं, एक यूनिट चार्ज पे जितना फोर्स लगाएगा उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। हम इसको लिखा भी देते हैं, फोर्स पर यूनिट चार्ज। फोर्स पर यूनिट चार्ज को कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। तो फोर्स पर इलेक्ट्रिक फील्ड को ई से डिनोट करते हैं, ये एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, पहले ये सब लिख देते हैं। इट इज
वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी इसके पास क्या क्या होगा, मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा। मैग्नीट्यूड भी होगा और क्या होगा, डायरेक्शन भी होगा। अब डायरेक्शन क्या होगा ये आगे हम बताएंगे, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा। तो मैग्नीट्यूड तो अभी जो इसका डिफिनीशन लिखा है यही से दिख रहा है। तो फोर्स पर यूनिट चार्ज मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या होगा, इसको ऐसे डिनोट करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी ऐसे डिनोट। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, फोर्स पर यूनिट चार्ज, ये होगा। इतना पहले लिखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, फोर्स पर यूनिट चार्ज। अब फोर्स कितना होता है, फोर्स का फॉर्मूला बताइए, फोर्स क्या होता है, के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। पर यूनिट चार्ज कर दिए तो चार्ज से चार्ज तो कट गया, चार्ज से चार्ज कट गया। अब आप लोग को ये लग रहा होगा हम Q1 से सॉरी Q2 से Q को कैसे काट दिए, Q को तो Q से काटेंगे ना। तो हम सिंपल बोल रहे हैं कि एक चार्ज है Q1 Q2, एक कोई चार्ज है, तो फोर्स पर यूनिट चार्ज करेंगे तो चार्ज को चार्ज से काट सकते हैं ना। तो सिंपल इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, क्या आ गया, के Q1 बाय आर, आर स्क्वायर। इस अब देखिए आपको लग रहा होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड हम लिखे, देखिए सिंपल आपको दो कंफ्यूजन हुआ होगा। पहला कंफ्यूजन हुआ होगा कि हम Q1 Q2 को Q से काट दिए, और दूसरा कंफ्यूजन ये हुआ होगा कि बुक सब में तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है के Q बाय आर स्क्वायर, हम लिखे के Q1 बाय आर स्क्वायर, दो कंफ्यूजन होता होगा। तो दोनों का बस यही सॉल्यूशन है कि एक चार्ज Q है, दूसरा चार्ज Q है, इस दोनों के बीच में जो इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा कितना लगेगा, के Q1, Q1 कितना है, Q है, Q2 भी कितना है, Q ही है, तो के Q बाय आर स्क्वायर। अब इस दोनों के इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स पर यूनिट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लिखेंगे, फोर्स पर यूनिट चार्ज, तो फोर्स की जगह क्या लिखेंगे, के Q बाय आर स्क्वायर, और चार्ज क्या है Q। इस दोनों को काट दिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं आ गया, के Q बाय आर स्क्वायर, सिंपल ये है इलेक्ट्रिक फील्ड। बुक में बस ये कर किया जाता है कि दोनों चार्ज को Q और Q माना जाता है। हम जो है एक चार्ज को Q1 माने हैं और दूसरे चार्ज को Q2 माने हैं, बस इतना अंतर है और कुछ नहीं। तो आप बुक के अकॉर्डिंग लिखना चाहते हैं ऐसे ही लिखिए, ये सही भी है, सही तो ये भी है, गलत कुछ नहीं है। बस आप लोग ये हमेशा सुने तो आपको इसको सुन के कंफर्टेबल लगता हो, तो ये लिख लीजिए कि दोनों के बीच में फोर्स इतना लग जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, फोर्स पर यूनिट चार्ज, तो फोर्स का फॉर्मूला लिख दिए और नीचे में एक चार्ज रख दिए, चार्ज से चार्ज कट गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, के Q बाय आर स्क्वायर, सिंपल हो गया। अब देखिए यहाँ पे हम क्या लिखे, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वेक्टर क्वांटिटी होता है, इसका मतलब इसके पास मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा। इसका मैग्नीट्यूड क्या बताए, के Q बाय आर, ये बताए ना, के Q बाय आर स्क्वायर, इसका मैग्नीट्यूड ये हो गया। अब डायरेक्शन क्या होता है ये हम आगे पढ़ेंगे, पहले इसको लिखिए, इसको लिख लीजिए और आप इसको इधर वाले को आप लिख लीजिए, पहले इसको लिखिए पूरा, हो गया। अब इसको लिख लीजिए, हो गया, यही है। इट इज वेक्टर क्वांटिटी डिनोटेड बाय, ये सब तो पढ़ा ही दिए। इसका इलेक्ट्रिक फील्ड होता है फोर्स पर यूनिट चार्ज, फोर्स पर यूनिट चार्ज को ही क्या लिखते हैं, के Q बाय आर स्क्वायर, सिंपल यही एक ही बात है। ये सब तो आप लोग लिख ही लिए हैं, दिख नहीं रहा हुआ तो दूसरे कलर के पेन से लिख देते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। वही बात है कि यहाँ कूलम नहीं है, एक कूलम लिख लीजिए, एक कूलम चार्ज पे जो फोर्स लगता है वही इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। वही तो बताएं फोर्स क्या होता है, देखिए फोर्स होता है के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर होता है। अब हम ये बोल रहे हैं कि दूसरा चार्ज का वैल्यू 1 कूलम है, क्या है, यहाँ पे लिख लीजिए अच्छे से, 1 कूलम चार्ज पे जो फोर्स लगता है। मान लीजिए एक चार्ज Q है, दूसरा चार्ज 1 कूलम है, तो 1 कूलम पे फोर्स कितना लगेगा, लिखिए तो, 1 कूलम पे फोर्स कितना लगेगा, फोर्स क्या लगता है, के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। Q1 कितना है, Q है, Q2 कितना है, 1 है, बाय आर स्क्वायर, तो क्या आ गया, के Q बाय आर स्क्वायर। तो 1 कूलम चार्ज पे जो फोर्स लगा वही तो है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, 1 कूलम चार्ज पे जो फोर्स लगा, सिंपल इसको लिख के वो लिख सकते हैं, हो गया।
अब अगला चीज है टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज कुछ नहीं है, एक छोटा सा पॉजिटिव चार्ज को टेस्ट चार्ज बोलते हैं। अब इसका काम क्या, हम ये क्यों पढ़ा रहे हैं, मेन क्वेश्चन आपको ये हो रहा होगा कि ये टेस्ट चार्ज हम अचानक से बीच में क्यों ले आए। देखिए होता क्या है कि एक प्लस चार्ज है, प्लस चार्ज है या फिर माइनस चार्ज, कोई ना कोई चार्ज है, तो इसका भी कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड होता है या नहीं होता उसको चेक करने के लिए एक चार्ज रखते हैं, स्मॉल चार्ज रख दिए। अगर मानिए इसके चारों तरफ एक स्मॉल चार्ज रख दिए, इस पे फोर्स लग गया, तो इस पे फोर्स लग गया तो समझ जाएंगे कि यहाँ पे इस चार्ज के द्वारा फोर्स लग रहा है। सिंपल है कि इलेक्ट्रिक फील्ड को पहचानने के लिए हम ये चार्ज लगाते हैं। ये लिख सकते हैं, ऐसा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, बस लिख लीजिए आप। टेस्ट चार्ज क्या होता है, एक छोटा सा पॉजिटिव चार्ज होता है, यूज टू चेक, इसको लिख देते हैं, यूज टू चेक द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब कि वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड है या नहीं उसको चेक करने के लिए इस चार्ज को रखते हैं बस। चलिए अगला है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ नहीं है, इलेक्ट्रिक, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा क्वांटिटी था, वेक्टर क्वांटिटी था। उसके पास क्या क्या होता है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों। तो मैग्नीट्यूड क्या होता है बता दिए, फोर्स पर यूनिट चार्ज होता है के क्यू बाय आर स्क्वायर। उसका डायरेक्शन क्या होता है, डायरेक्शन वही होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का जो डायरेक्शन होता है ना, वही इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होता है उसको देखिए, फील्ड लाइन डाइवर्जिंग फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड कन्वर्जिंग फ्रॉम नेगेटिव चार्ज, ये सब वही सब बात है, हम आपको सिखाते हैं। अगर कोई पॉजिटिव चार्ज है तो उसके अंदर से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज से दूर होगा। कोई अगर नेगेटिव चार्ज है तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इंटर करेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन निगेटिव चार्ज में क्या हो गया, चार्ज के तरफ। इसको लिख लीजिए, हो गया। अगला है टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन द इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी प्रोवाइड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। देखिए इतना बड़ा इंग्लिश आपको थोड़ा सा कंफ्यूज कर दिया होगा, लेकिन इसको हम समझाएंगे, एक शब्द में समझ आ जाएगा। मान लेते हैं कि एक पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे है, एक नेगेटिव चार्ज यहाँ, सॉरी नेगेटिव चार्ज यहाँ पे। तो अभी क्या बोले, पॉजिटिव चार्ज से निकलता है क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, और नेगेटिव चार्ज पे इंटर करता है। तो जब पॉजिटिव चार्ज से निकलता है और नेगेटिव चार्ज पे इंटर करता है, तो अगर पॉजिटिव चार्ज अलग से रहेगा तो पॉजिटिव से निकलेगा, नेगेटिव चार्ज अलग से रहेगा तो नेगेटिव में इंटर करेगा। लेकिन पॉजिटिव निगेटिव चार्ज एक साथ रहेगा तो फिर क्या होगा, जब पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज एक साथ रहेगा तो क्या होगा, वही होगा, पॉजिटिव से निकलेगा और नेगेटिव में घुसेगा। तो पॉजिटिव से निकलेगा और नेगेटिव में, ऐसे डायरेक्शन होगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का, पॉजिटिव से निकलेगा, नेगेटिव में घुसेगा। क्या चीज, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हम ये बोलते हैं कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, हम पॉजिटिव पे तो डायरेक्शन निकाल लिए कि पॉजिटिव में निकलता है और नेगेटिव में इंटर करता है, लेकिन कहीं बीच में हमको डायरेक्शन निकालना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, कैसे निकलेगा। तो इस, ये जो यहाँ पे मान लीजिए निकालना है, यहाँ से हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, तो टेंजेंट का डायरेक्शन जिधर होगा उधर ही इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। सिंपल बात है, यहाँ से एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, टेंजेंट का जिधर डायरेक्शन होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन वही होगा। सिंपल, पहले उसको लिख लीजिए, लिख लिए, इसको बना लीजिए, यहाँ पे ई हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। चलिए अब अगला टॉपिक है कि प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का क्या गुण है, देखिए, मैथी इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड्स ऑन नेगेटिव चार्ज, ये तो बता ही दिए हैं, ये तो अभी तुरंत बताएं कि पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलता है और नेगेटिव चार्ज में इंटर करता है, यही बात है, यही बात है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम ए पॉजिटिव चार्ज एंड ends ऑन ए नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होता है और नेगेटिव चार्ज पे जाके खत्म होता है, क्या चीज, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। सिंपल बात है। फील्ड लाइन रिप्रेजेंट द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एंड आल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। ये लिख लीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड का लाइन जो है वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करता है और उसी को कहते हैं लाइंस ऑफ फोर्स, उसी को लाइंस ऑफ फोर्स कहते हैं। इसको लिख लीजिए,
अब चलिए एक चीज इंटरेस्टिंग चीज बताते हैं, देखिए एक पॉजिटिव चार्ज है, इसमें से चार, देखिए 4 5 6 7 8, मान लेते हैं इसमें से 8 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रहा है। अगर देखिए ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि 8 ही निकलेगा, 10 ही निकलेगा, 20 ही निकलेगा। अगर हम बोल रहे हैं इस चार्ज का वैल्यू 5 कूलम है, इससे 8 निकल रहा है, देखिए 5 कूलम चार्ज से 8 फील्ड लाइन निकलता है, ये बात आप अपने दिमाग में मत रखिए। हम एक एग्जांपल लिए हैं कि अगर 5 कूलम चार्ज से 8 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल रहा है, तो अगर एग्जाम में पूछ देगा कि 10 कूलम चार्ज से कितना निकलेगा, तो आपको बोलना है कि 16 निकलेगा। एग्जाम में ये देगा कि 5 कूलम से 8 निकल रहा है, ऐसा आपको याद नहीं कर लेना है कि 5 से 8 निकल रहा है, 10 से 16, याद नहीं करना है। हम क्वेश्चन दिए आपको कि 5 कूलम चार्ज से 8 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रहा है, तो 10 कूलम चार्ज से कितना निकलेगा? 10 कूलम चार्ज से जो है 16 निकलेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। बस ये हम बताने का कोशिश कर रहे हैं, अगर चार्ज का वैल्यू Q है, उस Q चार्ज से अगर X इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल रहा है, तो 2Q चार्ज से 2X फील्ड लाइन निकलेगा, 3Q चार्ज से 3X फील्ड लाइन निकलेगा। मतलब कि डेंसिटी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, अगर चार्ज को डबल करेंगे तो फील्ड लाइन डबल हो जाएगा, चार्ज को 10 गुना करेंगे तो फील्ड लाइन 10 गुना हो जाएगा। मेरे कहने का बस ये मतलब हुआ, ये मतलब नहीं होगा 5 कूलम से 8 लाइन निकल रहा है, ऐसा नहीं। अब पहले आप इसको जो है लिखिए, ये जो लिखा हुआ है इसको लिखिए, वही बात है। देखिए डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन मतलब नंबर ऑफ लाइन पासिंग थ्रू गिवन एरिया, मतलब किसी गिवन एरिया से कितना फील्ड निकल रहा है उसी को डेंसिटी बोलते हैं। इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट गिवन पॉइंट। विच टू प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, वही चार्ज का प्रॉपर्टी जो बताए थे, पॉजिटिव से निकलता है और नेगेटिव में इंटर करता है। बस यही है कि जितना ज्यादा चार्ज का वैल्यू होगा उतना ज्यादा उसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन या तो निकलेगा या तो इंटर करेगा। अब निकलेगा कब? जब वो चार्ज पॉजिटिव होगा। इंटर कब करेगा? जब वो चार्ज नेगेटिव होगा। सिंपल बात है। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो उसका वैल्यू बढ़ाएं, डबल करेंगे तो उसमें से निकलता हुआ फील्ड डबल होगा। अगर नेगेटिव चार्ज है तो उसका वैल्यू डबल करेंगे तो उसमें इंटर करता हुआ फील्ड डबल हो जाएगा। सिंपल यही बात है। पहले इसको लिख लीजिए, लिख लिए। चलिए अब इसको लिखिए, फोटो बना लीजिए। फोटो बना के ये भी लिख लीजिएगा साइड में। ये एक एग्जाम्पल है, हो गया। चलिए अब है कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, वही है इलेक्ट्रिक फील्ड का कांस्टेंट। इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट क्या था? F/Q। अब कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या था? फोर्स पर यूनिट चार्ज। ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हो गया, लेकिन कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या मतलब हुआ? कि ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड जो टाइम के साथ सेम हो, बढ़ नहीं रहा हो नहीं घट रहा हो। कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का ऐसा डायग्राम बनता है कि मतलब कि यहाँ भी चारे गो इलेक्ट्रिक फील्ड था, यहाँ भी चारे गो और यहाँ भी चारे गो है। देखिए पहले कांस्टेंट से पहले अगर वेरिएबल आपको बता देंगे समझ आ जाएगा। मान लेते हैं ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ पे तो इतना एरिया में 1 2 3 4 5 6 गो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। अगर हम सेम एरिया यहाँ पे बनाते हैं, सेम एरिया यहाँ पे बनाते हैं, कितना? 1 2 3 4 ही इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ। तो मतलब अगर एरिया उतना ही है, आगे बढ़ने पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कम हो रहा है, या तो कम हो सकता है या तो बढ़ेगा। तो इसको बोलते हैं वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब कि टाइम के साथ जो है इलेक्ट्रिक फील्ड या तो घट रहा है या तो बढ़ रहा है, यानी कि चेंज हो रहा है। अब कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब हुआ कि टाइम के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड का जो है वैल्यू कांस्टेंट होगा। बस ये हेडिंग डाल के आप ये डायग्राम बना लीजिए। टाइम के साथ यहाँ भी इतना एरिया में चारे को इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है और इतना एरिया में यहाँ भी चारे को इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है। सिंपल हो गया। चलिए इलेक्ट्रिक फील्ड तक आज खत्म हो गया है। अब अगला क्लास में हम कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, लेकिन कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन करने से पहले हम कूलम लॉ और इलेक्ट्रिक फील्ड पे आपको बहुत सारा क्वेश्चन कराएंगे, जो कि बीसीसी में बहुत बार रिपीटेड है, और यह रिपीटेड भी है और बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछ भी सकता है, और 12th बोर्ड के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो अगले क्लास में हम जो है बहुत सारा पहले क्वेश्चन करेंगे, फिर इस टॉपिक को शुरू करेंगे। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू। एक बार सर बोल लीजिए। हाँ, इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ये खरीद बोले हम बाकी सब जगह पे ऐड कर देंगे बीच बीच में।
अच्छा हाँ क्योंकि अभी अगर बोल चैनल के बारे में नहीं बोलिए तो फिर कैसे आगे बढ़ेगा। हाँ बोल दीजिए, हम्म, ऑन कर दो। हाँ अरे तो बोल दीजिए, उसको हम ऐड करवा देंगे मॉडरेटर। हम्म, ऑन ना। हाँ तो मिलते हैं अगले क्लास में, और अगले क्लास में क्या करेंगे, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से शुरू करेंगे और कूलम्ब्स लॉ और इलेक्ट्रिक फील्ड पे बहुत सारा क्वेश्चन करेंगे। देखिए चार्जिंग मेथड पे तो क्वेश्चन कर लिया और इस पे क्वेश्चन करेंगे अगले वीडियो में। आप लोग से मिलते हैं, लेकिन आप लोग क्या कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को, क्योंकि अभी देखिए आप लोग के ही सपोर्ट से हम लोग चलेंगे। सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, बस इतना कीजिए। और देखिए वीडियो आप लोग के पास मिलेगा, लेकिन आपको नोटिफिकेशन आएगा तब तो आप देख पाइएगा, इसलिए बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आप लोग को टाइम पे नोटिफिकेशन मिल जाए। क्योंकि एक भी दिन अगर क्लास छूटता है तो फिर आपका बैकलॉग हो जाएगा। इसीलिए शेयर भी कर दीजिए, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबा लीजिए, और मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय।